बुद्धं शरणं गच्छामि। मैं विजिट किया और मैंने मेरे समाज की जितनी भी हालात हैं वो मैंने सुनी, मैंने देखी। क्योंकि मैं प्रोफेशन से एक फिल्म एक्टर हूँ, फिल्म मेकर हूँ, फिल्म डायरेक्टर हूँ। हमारा फर्ज है कि समाज में जो घटना हो रही है उसको पर्दे पर लाना और समाज में जागरूक करना। दूसरा हमारा रोल है कि समाज में ऐसी घटना ना हो, इसीलिए कुछ सोल्यूशन देना और समाज में अवेयरनेस करना। ये हम दोनों काम होता है समाज में। ये जो फिल्म एक्टर है, फिल्म मेकर का होता है। जिसको राजनीति करने उनके लिए राजनीतिक प्लेटफॉर्म अलग है, जिनको धम्म का काम करना है उनके लिए धम्म के प्लेटफॉर्म अलग है, जिनको सोसाइटी का काम करना है उसको सोसाइटी के प्लेटफॉर्म अलग है। हम प्रोफेशनली, हम फिल्म इंडस्ट्री से हैं। मैं एज ए मेकर, एज एक्टर यहाँ आया हूँ और आपका खासतौर पर मैं भाई हूँ, आपके समाज से मैं रिलेटेड हूँ। और जैसे हमारे ये भाई करण जी लास्ट 2 डेज वो मिलने के लिए आए थे और उन्होंने बोला कि रोशन जी आप है तो एक प्रोग्राम में आप थोड़ा सा आ जाइए, ताकि जितने भी आपके पास जो बाबा साहब अम्बेडकर जो पत्नी डॉक्टर सविता और माई साहब अम्बेडकर के बारे में थोड़ा सा हमारे लोगों में जो कुछ अफवाह से, कुछ लोगों में जो दिमाग में जो बातें बैठी है उसे थोड़ा आप उनके साथ थोड़ा शेयर करो, ताकि ये जो अफवाहें है फिर हम उस पर थोड़ा सा, यानी कि ये अफवाह को ख़त्म किया जा सकता है। तो 14 अक्टूबर बाबा साहब ने क्यों किया, क्या है, सब वो आपको मालूम है। लेकिन यहाँ मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उस महान औरत राष्ट्र माता के पेट से तो नहीं जन्म लिया, लेकिन जो शख्स किसी औरत के पेट से जन्म लेता है और उस माँ की सेवा करता है, उससे ज़्यादा मैंने सविता और माई साहब अम्बेडकर की सेवा की। मैं आज बाबा साहब उनकी, यानी कि उनका मैं एक मानस पुत्र के हिसाब से आज पूरा हुआ ये समाज मुझे जानता है। बाबा साहब ने करोड़ों लोगों के आंसू पोंछे। बाबा साहब की लाडली पत्नी, बाबा साहब उनको प्यार से शरू कहते थे, उनकी पत्नी के आंसू पोंछने का मुझे सौभाग्य मिला। उसे मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि उनकी जो व्यथा थी, उनका जो दर्द था, उसको मैंने देखा नहीं, उसको मैंने महसूस किया है। मरते दम तक वो अम्बेडकर वादी रही और अम्बेडकर वादी रहकर उन्होंने वो चली गई। लेकिन जाने के बाद भी कुछ लोग उनके बारे में अनाप शनाप जो कह रहे हैं, वो उससे मैं सुनता हूँ तो मेरा खून बहुत, यानी कि मैं तड़पता हूँ, मैं बहुत रोता भी हूँ। क्योंकि बुद्धिज़्म, व्हाट इज मीन बाय बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर साल आप यहाँ आते हैं और बुद्धिज़्म पर स्टेटमेंट देके घर पे चले जाते हैं। अगर हम एक औरत का अगर हम सम्मान नहीं कर पाते, कोई भी हो, उनका जब डेथ होता है, जब उनका परिनिर्वाण होता है, तो उसके बाद तो कम से कम उनके बारे में कुछ अच्छा बोलना चाहिए। वो तो बाबा साहब अम्बेडकर की वाइफ थी, पत्नी थी। शायद आपको मालूम होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के पहले, यानी कि 20 माता रमाई जाने के बाद उनकी जो फिजिकली जो कंडीशन थी, उसके बारे में शायद आपको गूगल पर भी मालूम होगा, कहीं किताबें लिखी गई है। लेकिन माई साहब अम्बेडकर उनके जब जीवन में आ गई तो 5 बीमारियां से बाबा साहब त्रस्त थे। अगर मैं ये कहूं तो आपको कितना हजम होगा, आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन कहना, क्योंकि मेरी मां पर लगे हुए ब्लेम को धोना मेरा फर्ज मैं समझता हूं, मेरा ड्यूटी समझता हूं। कुछ लोगों का यह कहना है कि माई साहब अम्बेडकर ने, सविता अम्बेडकर ने बाबा साहब अम्बेडकर का कत्ल किया। ऐसा आज पूरा सोशल मीडिया पर आ रहा है, कहीं किताबें लिखी गई, उस पर पार्लियामेंट में उस पर बहस हो गई। सक्सेना नामक एक कमिश्नर के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी ने उनको पूरा क्लीन चिट दे दिया। फिर भी आज मरने के बाद, यानी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी, यानी कि सविता भीमराव अम्बेडकर 2003 में वो गुजर गई, यानी कि परिनिर्वाण हुआ। आज भी कई लोग उनके बारे में बस वही। फिर आज मुझे
हमारे गौतम जी और करण जी के हिसाब से मुझे आज आपके सामने, मैं तो पूरे देश में मैं कैंपेन कर ही रहा हूँ। मैंने उससे पहले भी गाजियाबाद के कुछ कॉमन लोगों के सामने मैंने ये बात रखी थी। तो मेरा ये कहना है कि मैंने माई साहेब अम्बेडकर, मेरी उम्र जब 14-15 साल की थी तभी मैंने माई साहेब अम्बेडकर की उंगली पकड़ी। ये जो आज के जो समाज कल्याण मंत्री रामदास आठवले हैं, उन्होंने मेरी माई साहेब अम्बेडकर की मुलाकात कराई जब मेरी उम्र 14-15 साल की थी। तभी से मैंने माई साहेब अम्बेडकर की उंगली पकड़ी, मरते दम तक मैंने माई साहेब अम्बेडकर की उंगली को छोड़ा नहीं। 95 मैं जब 4 दिसंबर 1995 में चैत्य भूमि, जहां बाबा साहब अम्बेडकर को उनके उनके चिता को अग्नि दी गई, उस स्थल को हम चैत्य भूमि के नाम से जानते थे। तो मेरा ये कहना था उस वक्त, 1 साल से मैं आंदोलन कर रहा था। अशोक मुकुंदराव अम्बेडकर और प्रकाश यशवंतराव अम्बेडकर, ये दोनों भाइयों में भारतीय बौद्ध महासभा के बारे में दोनों भाइयों में थोड़ा सा वाद विवाद चल रहा था। जब अशोक मुकुंदराव अम्बेडकर जब मेरे पास आ गए तो उन्होंने कहा कि भाई रमेश जी, ऐसा ऐसा है, हम चाहते हैं कि उससे कुछ समझौता हो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में 5 करोड़ रुपए और जो दान पेटी में जमा हुआ था वो 65 लाख, सॉरी कॉर्पोरेशन ने दिया था, और दान पेटी का ऐसा लमसम, यानी कि एक राउंड अबाउट 6 करोड़ रुपए रकम इन दोनों भाइयों की वजह से कोर्ट रिश्यू में पड़ी थी। तो मैंने प्रकाश जी से, क्योंकि अशोक जी से जब मेरी मुलाकात, यानी कि उनके साथ मेरा डिस्कशन हुआ, मेरे ख्याल से 28 नवंबर 1995 की ये बात। तो नवंबर में जब हमारी मीटिंग हो गई तो मैंने लगातार प्रकाश जी से 2-3 बार मुलाकात की। तो प्रकाश जी ने जो लास्ट की जो मुलाकात में उन्होंने बोला कि आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, मैं समझौता करने के लिए तैयार नहीं, ये हमारे बौद्ध धर्म का मामला है। मैंने बोला ठीक। तो मैं 4 दिसंबर को चैत्य भूमि में मैंने अनशन की, मैं और अशोक मुकुंदराव अम्बेडकर। तो 6 दिसंबर मेरी तबीयत थोड़ी सी लिटिल बिट खराब हो गई, तो माई साहेब अम्बेडकर के हाथों से उन्होंने एक जो समिति, यानी कि उन्होंने जो एक सुझाव दिया था, उस सुझाव की वजह से हमने वो अनशन तोड़ दिया। और बाकी फिर सब रिपब्लिकन पार्टी के लीडर्स एक प्लेटफॉर्म पर आ गए, और वो आपको तो मालूम है यूनिफिकेशन हो गया, और काफ़ी रिपब्लिकन पार्टी बढ़ गई, उनको रिकॉग्नाइज भी हो गई। फिर वो लोग टूट गए, वो बाद में बात किया। तो वहाँ से एक्चुअली 95 से एक्चुअली मैं माई साहेब अम्बेडकर की बहुत ही नजदीक आ गया। और 98 से जब इस देश के आज़ादी को 50 साल पूरे हो गए थे, तब मैंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अपोजिशन लीडर, जितने भी आरपीआई के ग्रुप है, और मान्यवर कांशीराम, इन सभी लीडर्स को मैंने एक चिट्ठी लिखी कि आज़ादी को 50 साल पूरे हो रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने माई साहेब अम्बेडकर को सम्मानित किया है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी उनको सम्मानित की, क्योंकि माई साहेब अम्बेडकर की जन्मभूमि है, और केंद्र सरकार उनको भारत रत्न से सम्मानित करे। ये डिमांड हमने उस वक्त की, और लेटर काफी बाकायदा हमने लेटर भी लिखा। लेटर लिखने के बाद उसका कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी की भी नेता का मुझे जवाब नहीं आया। आखिर मुझे राष्ट्रपति भवन में जाना पड़ा, और मैं राष्ट्रपति भवन चला गया। मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी, फिर भी मैं राष्ट्रपति भवन चला गया, और वहां मुझे रोका गया, भाई आप किससे मिलना चाहते हैं? मैंने बोला देश के राष्ट्रपति। उन्होंने बोला आपके पास अपॉइंटमेंट है? मैंने बोला नहीं है। फिर कैसे मिल सकते हैं? मैंने बोला कि मेरी माँ बीमार है और उसको हॉस्पिटलाइज करना। तो कौन है तुम्हारी माँ? मैंने बोला सविता, डॉक्टर सविता भीमराव अम्बेडकर। तो थोड़ा सा सिस्टम अलर्ट हो गई। उन्होंने इमीडिएटली राष्ट्रपति भवन से कांटेक्ट किया। माननीय रेस्पेक्टेड KR नारायणन साहब के जो सेक्रेटरी थे, उनका नाम अयप्पा जी, उनके एडीएस ने मुझे बुलाया, और मुझे अयप्पा जी के पास वो लेके मुझे गए। मैंने मेरा जो लेटर था उनके सामने रखा, और कहा कि मेरी माँ को एडमिट करना है और उनको हेल्प की जरूरत है। तो उन्होंने मेरी जो भेंट करवाई,
और मैंने जो उस वक्त जो मैंने बयान दिया था उनके सामने, तो उन्होंने मुझे बोला था आयप्पा जी ने कि अगर आप किनके सामने खड़े, मैंने बोला इस देश के महामंत्री, अगर उसमें अगर झूठ निकला तो मालूम है आपको क्या हो सकता है? मैंने बोला फांसी दे दो, लेकिन सर सच निकला तो आप क्या करोगे? ब्रदर एंड सिस्टर, आई एम प्राउड फील करता हूं मैं, विद इन 1 मंथ डॉक्टर सविता भीमराव अंबेडकर उर्फ डॉक्टर माई साहब अंबेडकर को 1 लाख यानी कि उनके फंड से आ गया और उनको मंथली पेंशन स्टार्ट। ये मेरे इस देश की सबसे बड़ी अचीवमेंट है और इसीलिए पूरा समाज मुझे डॉक्टर माई साहब अंबेडकर का मानस पुत्र कहते हैं। अगर मैं डॉक्टर माई साहब अंबेडकर का मानस पुत्र हूँ तो रिश्ते से ये मेरे आज वो रॉक्सन आज भी नीला झंडा उसके हाथ में है और आज भी अंबेडकर की विचारधारा लेकर फिल्म इंडस्ट्री में वही विचारधारा को वो पब्लिक में वो आवाज में तो कौन अंबेडकरवादी? मेरा सवाल उस वक्त भी था, मेरा सवाल आज भी है। जिस कौम में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पैदा हो गए उस कौम को अंबेडकरवादी आप कहोगे, या जिस कौम में बाबा साहब अंबेडकर ना पैदा होते हुए वो कौम जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी तक बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा लेकर उसमें अवेयरनेस करे वो अंबेडकरवादी है? ये डिसाइड करने का मौका आप आया। देखो मैं एक आर्टिस्ट हूं, मैं मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से बिल्कुल मेरा कोई ताल्लुकात नहीं, ना मेरा कोई सोशल संगठन है, ना मैं किसी धर्म से किसी परिषद से जुड़े, बिल्कुल नहीं। मैं इंसान हूं, इंसानियत मेरा धर्म है और विश्व मेरा है, उसके अलावा मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं इंसानियत धर्म को मैं फॉलो करता हूं। तो महाराष्ट्र के कुछ लोगों ने, आप मुझे कास्ट के ऊपर मुझे बात करनी पड़ रही, इसलिए मैं आपकी एक्सट्रीमली में सॉरी मांग रहा हूं। हमारे रैदासिया समाज के एक व्यक्ति है, उनका नाम भोईटे जी, वो काफी बुद्धिज्म का प्रसार प्रचार करते हैं। अभी रैदासिया तो आपको मालूम होगा कि रैदासिया समाज वो पहले उसको हम चर्मकार कहते थे, महाराष्ट्र में उनको चर्मकार बोलते हैं। काफी मुझे दर्द हुआ। हम जब इंटरनल मनुवाद को हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं तो हम एक्सटर्नल मनुवाद को कैसे खत्म कर सकते हैं? दैट्स माय क्वेश्चन। जब तक आप इंटरनल मनुवाद को खत्म नहीं करेंगे तब तक आप एक्सटर्नल मनुवाद का बाल भी बचा नहीं सकते। आज जिस तरह से हाथरस की घटनाओं को आप देखो क्या हो रहा है, वहां कैसे राजनीति के अपने रोटियां वहां सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत समझदार है, आप बुद्धिजीवी है। एक घर में अगर ऐसी घटना होती तो उस माँ बाप को मालूम है कि उसने क्या उनको दर्द क्या होता। मैं आपके हाथ जोड़कर मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि मैं बहुत दुखी हूँ। जहाँ से मैं महाराष्ट्र से यहाँ आया हूँ, महाराष्ट्र फुले शाह अम्बेडकर का महाराष्ट्र कहा जाता है, लेकिन महाराष्ट्र के आज तक किसी दलित लीडर ने अभी तक हाथरस को विजिट नहीं किया। उनको ज्यादा बिहार की राजनीति में इंटरेस्ट लग रहा। मैं उसकी कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ। मैं कल पंजाब में था, मैंने भगवान वाल्मीकि के डेरा के प्रमुख बाबा प्रगटनाथ जी और गुरु रविदास डेरा के प्रमुख बाबा निर्मलदास जी के साथ में 3 घंटा। आज भी हमारे 3 बच्चों, हमारे 3 बहनों पर ऐसी घटना हुई है, क्या कर सकते हैं? तो हमने सुझाव दिया, जब हम हाथरस गए हमने उस वक्त कहा कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। मैंने जब डीएम से बात की, मिस्टर प्रवीण कुमार, उनके जो सेक्रेटरी थे शैलेश जी, उन्होंने फोन उठाया और हमने कहा कि हम बॉम्बे से रॉक्सन बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है सर, मैं आपका मैसेज मैं डीएम साहब से मैं बताता, और फिर मैं चला गया। तो वहां मैं जब चला गया तो मुझे बिल्कुल वहां कोई डेमोक्रेसी नहीं दिखाई। वहां मैं इतना डरावनी परिस्थिति थी कि जैसे उन्होंने ही किस पर कुछ इनजस्टिस किया, ऐसी परिस्थिति वहां थी। मैंने उस वक्त कहा, और उससे पहले भी 2-3 दिन मैंने एक पोस्ट मैंने सेंड की थी। मैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप से भी मैं किसी रिलेटेड नहीं हूँ,
तो दो चार जो मेरे जो 20-25 जो मेरे जो फ्रेंड सर्कल के जो लोग हैं उससे मैंने बोला इस देश में SC/ST तब सेफ रह सकता है, तब उसको जस्टिस मिल सकता है जब इस देश में SC/ST के लिए सेपरेट जुडिशरी चाहिए, सेपरेट न्यायालय, सेपरेट कोर्ट और हमारे माँ बहनों के लिए वेपन्स लो। आज ये लोग विजयादशमी के तौर पर आज RSS खुलेआम शस्त्र का विदाउट परमिशन वो हथियार लेकर प्रदर्शन करते हैं, तो हमारी माँ बहनों की रक्षा के लिए वेपन्स क्यों नहीं? दैट्स माय क्वेश्चन। मैंने जो जुडिशरी की जो बात की उसके पीछे मैं आपको मैं एक लॉजिक बताता हूँ। राजस्थान में बहुरी देवी पर हमारी बहन बहुरी देवी पर ऐसा ही रेप करके उसको ऐसी घटना घटी, तो राजस्थान के हाई कोर्ट के जज ने कहा था एक शूद्र एक अछूत औरत को ये समाज देखता भी नहीं है, तो ऐसे शूद्र औरत पर रेप कैसे हो सकता है? अगर ऐसे मेंटालिटी रखने वाला जज अगर न्यायालय पर हो, हमने कहा कि इस देश के SC/ST को सेपरेट न्यायालय दो। हमने दूसरी मांग की कि पुलिस स्टेशन 2:30 बजे हमारी बहन मनीषा का शव जलाया। किसी भी पार्टी की जब सत्ता आती है तो इसी पार्टी के रूल्स को ऑर्डर्स को पुलिस डिपार्टमेंट फॉलो करता है, तो इसीलिए हमारा विश्वास अभी पुलिस डिपार्टमेंट पर नहीं है, इसीलिए हमें पुलिस यानी कि सेपरेट पुलिस स्टेशन चाहिए। और माँ माँ होती है, बहन बहन होता है, इस देश को भारत माँ कहा जाता है। हर औरत मेरे लिए मेरी माँ और मेरी बहन, तो उनकी रक्षा के लिए सरकार वेपन्स का परमिशन दे। और ये जो हमारे जो युवा है करण जी अगर एक बच्चे को इंजीनियर करना, एक बच्चे को डॉक्टर करना जिंदगी की कमाई जाती है, मैं राइट नाउ? अगर ऐसे बंदे को अगर पुलिस स्टेशन से अगर कुछ केसेस हो जाए तो जिंदगी तो मेरा ये सुझाव था कि जितने भी आरक्षण का फायदा लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं 131, उनके घर के सामने एजिटेशन करो, चक्का जाम करो, उनको घर से बाहर मत निकालो, ऑटोमेटिकली तुम्हारा कॉन्ग्रेस लिया जाएगा। ये तरीके होते हैं मूवमेंट्स के। लेकिन आज सिर्फ एक फेस चमकाने के लिए, अपने बैनर का नाम चमकाने के लिए, कल 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर हाथरस के घटनाओं को आज कैश किया जा रहा है। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, 6 दिन से मैं हाथरस से मैं रिलेटेड हूं, मैं अपडेट ले रहा हूं। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, जितने भी सोशल संगठन है, जितने भी जो भी संगठन है, वो इस हिसाब से काम कर रहे हैं। मैं भी बहुत बड़ा दुखी हूं, मैं भी कुछ करना चाहता था। हमने तरन जी से भी हमने बात की थी जब वो 2 दिन पहले जब आए थे, लेकिन उसमें से भी कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला। हम बातें बहुत करते ब्रदर, लेकिन बातों से बात नहीं चली। आज अगर मेरी फिल्म एक उड़ान अगर चलती तो मैं दावे के साथ कहता हूं 2019 का प्रधानमंत्री एक दलित होता, मैं दावे के साथ कहता हूं। और आज भी मैं सभी के सामने कहता हूं, या तो मेरे ब्लड से मैं आपको लिख दे दूंगा, दोबारा है ना इलेक्शन, दोबारा चुनाव ले लो और रॉक्सन की एक उड़ान फिल्म रिलीज करो। अगर पावर में आ गए तो रॉक्सन जन्म भर तुम्हारी गुलामी करे, मैं लिख कर दे देता हूं, लेकिन रिलीज करो फिल्म। इसलिए मैं कहता हूं, हमें तो अपनों ने फंसाया, हमें तो अपनों ने फंसाया, औरों में कहा दम था। मुझे तो अपनों ने फंसाया, गैरों में कहा दम था। मेरे फिल्म पर जहां बैन आ गया वहां गद्दारों का माहौल था। मुझे ब्राह्मणों ने नहीं फंसाया, मुझे दलितों ने फंसाया। जिस कौम पर मैं प्राउड फील करता था, उसी कौम ने मुझे इस पर भी वार किया और उस पर भी वार किया, खत्म कर दिया। आखिर मेरे खून से बनी फिल्म मैंने माननीय नरेंद्र मोदी जी की निवास स्थान पर उसको मैंने चला दिया। हर रोज मरने से बेटर है कि एक बार उसको खत्म करो। उसमें ब्राह्मणों ने अपना काम 100% किया, मेरे फिल्म पर बैन लगा था। लेकिन जिस कौम पर मैंने फिल्म बनाई थी SC ST OBC और माइनॉरिटी, वो तो मेरे साथ होना चाहिए थे। लेकिन वही हुआ कि रॉक्सन बोलता है दलित, लेकिन सच्चाई में ये कौन है, किस कौम का है? ये महार है, ये चमार है, ये वाल्मीकि है, ये धोबी है, ये नाई है, ये कसाई है, ये दोहरा है,
गौतम है, या पासी है, या डोम है, या मातंग है, या ढोर है, ये कौन है ये? लोगों की उंगलियां कंप्यूटर पर फिट हो गई और मैं निकला नॉन बुद्धिस्ट। मेरे कास्ट सर्टिफिकेट पर जो है हिंदू जो लिखा गया वो उनको सर्च करने के बाद पता चला, अरे ये तो हिंदू दलित है। और कहीं फोन आने लगे मुझे कि भाई आप धर्म को एक्सेप्ट करो, बुद्धिज्म आप एक्सेप्ट करो, तब हम कुछ आपके लिए कर सकते हैं। क्या भाई मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता सकता हूँ, पूछ सकता हूँ कि इसको आप इक्वालिटी कहेंगे, कि इसको अम्बेडकरवाद कहेंगे, इसको आप बहुजन इज्म कहेंगे, इसको आप परिवर्तन की लड़ाई कहेंगे, इसको आप समतावाद कहेंगे? किस ग्राउंड पर मुझे रिजेक्ट किया गया? क्या वही क्राइटेरिया है अम्बेडकरिज्म का? मैं संविधान को फॉलो करता हूं तो मैं अम्बेडकरवादी हूं, 100% मैं अम्बेडकरवादी हूं। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, और मैंने फिल्म को भी चला दिया मैंने, उस मैटर का रफा दफा कर दिया। मेरे खून से वो फिल्म बन गई। अगर मुझे पैसा कमाना होता तो मुन्नी बदनाम हो और शीला की जवानी ऐसे फिल्म बनाकर मैं 200-400 करोड़ का मैं बिजनेस करके आज रॉक्सन हॉलीवुड में होता, लेकिन मैंने ऐसा ना करके मैंने एक उड़ान हौसलों से भरी अपने समाज के, अपनी कौम पर मैंने फिल्म। अरे 3 घंटे में मोदी के जड़, मैंने आरएसएस के जड़ को हिला दिया था। अगर ये फिल्म अगर रिलीज होती तो क्या नजर आती, क्या आता समाज के सामने? लेकिन ये अपॉर्चुनिटी दलितों ने इंटरनल कास्टिज्म की वजह से उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी को खो दिया। तो भाइयों, मेरे पिता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मैं नमन करके ज्यादा वक्त नहीं ले लूंगा। मैं यही आपको कहूंगा कि आज 14 अक्टूबर 56 में जो एटमॉस्फेयर था वहां, जिस तरह से उन्होंने जो भी उनके जो विचार थे उन्होंने रखे थे, 6 लाख लोग वहां मौजूद थे। आज दोबारा मैं वही कहूंगा, आप बहुत महानुभाव, बहुत जेंटलमैन है, आपको मैं क्या समझाऊं। धर्म एक व्यक्तिगत भाव है, हर बंदा, क्योंकि हमें संविधान ने वो अधिकार दिया है, हर पंथ हो, हर धर्म हो, हर विचारधारा हो, अपने अपने विचारधारा, अपना अपना पंथ, अपना अपना धर्म का प्रसार प्रचार करने का संविधान ने 25 जो आर्टिकल है उस आर्टिकल से हमें वो राइट दिया है। और एक उड़ान टोटल संविधान पर बनाई गई थी। अभी मेरी दूसरी फिल्म पर मेरा काम चालू है, उसका नाम है गोरा, जो भारत रशिया पर बेस्ड फिल्म है। उसकी स्टोरी है, वो गोरा का रोल मैं खुद प्ले कर रहा हूं, और वो गोरा का जो बाप है वो दलित है, और मेरी जो माँ है वो रशियन है। बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी। एक एपिसोड, एक पार्ट हो गया, एक शेड्यूल हो गया है, और मैं रशिया जाना, मेरा अप्रैल में मेरा रशिया का टूर था, और ये कोरोना में मैं आज वही मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन गोरा रिलीज हो जाएगा, आज रशिया से इस देश को एक एग्जांपल दे रहा हूं, 100 रुपीज का हेल्प होगा, हो रहा है। लेकिन जिस दिन गोरा पिक्चर रिलीज हो जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं 200 रुपए का हेल्प। ये फिल्मों में ताकत है। उससे पहले भी मैंने शिंदे साहब के जीवन पर फिल्म बनाई थी, गेजे पाकरा। तो मैं फिल्में बनाता रहूंगा, फिल्मों में काम। आज मैं अगर निगेटिव रोल करता तो मैं हमेशा मैं आपको फिल्मों में मैं दिखता, लेकिन मैंने निगेटिव रोल नहीं किया, और मैं आगे भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इनकी संतान हूं। उनके दाग ना लग जाए। पैसा तो आता है, रहता है, चला जाता है, लेकिन ये माय साहब अम्बेडकर का मानस पुत्र कहता है, और पिक्चरों में ऐसा रोल करता है, बिल्कुल नहीं। उससे बेटर है कि मैं आदि से बहुत सुखी हूं। इसके साथ मेरे 2 शब्द मैं समाप्त करता हूं। अगर मेरे बयान से अगर किसी की भावनाओं को अगर दुख हुआ है, तो मैं फिर भी माफी मांगता हूं, क्योंकि मेरे सीने में जो दर्द था वो दर्द मैंने आपके सामने रखा है। जाते जाते दोबारा मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जब तक आप इंटरनल मनुवाद को खत्म नहीं करते, तब तक आप एक्सटर्नल मनुवाद का बाल भी बाका नहीं करते। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एक सेकंड सर, प्लीज वेट। ये दोनों चले। बुद्धं अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है।
अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अंबेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्नम। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्नम। खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336। बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।